सब चालू किया हूँ। ओके, तो लास्ट टाइम अपना यूनिट 1 हुआ था ना, ठीक है, यूनिट 2 चालू करेंगे आज। 1 सेकेंड, ये पूरा टॉपिक में ले लेता हूँ, ब्रांचिंग एंड लूपिंग करके। चलो ठीक है। ओके, जनरली बेसिक तो पता होगा कि लाइक डिसीजन मेकिंग क्या होता है। डिसीजन मेकिंग मतलब आप कोड बनाओगे, वो कोड आपके कंडीशन पे चलेगा, मतलब एक डिसीजन दोगे तब चलेगा वो। तो डिसीजन के लिए यहाँ पे इफ़ है, इफ इल्स है, स्विच स्टेटमेंट है, गो टू हुआ, ये आपका लूप है। तो ये भी डिसीजन मेकिंग मतलब ये भी कंडीशन बेस्ड पे होता है। तो इसमें इसके बेस पे देखो जनरली क्या आएगा पता है, या तो एक्सप्लेन करने के लिए आएगा या कोई कोड आएगा जो इसमें मिक्स रहेगा, इसको कोड लिखने के लिए। तो अगर बेसिक पता है कुछ तो कोड कर लोगे, बट बेसिक अगर एक्सप्लेन करने के लिए आए कि प्लीज एक्सप्लेन द इफ एंड एल्स या प्लीज एक्सप्लेन द डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स, तो इसमें डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट ये सब पूरा आएगा। इफ इल्स स्विच केस, बाकी लूप में वाइल डू वाइल फॉर लूप। ओके, तो एक एक काम करते हैं, बेसिक देखते हैं किसका क्या यूज है। तो देखो डिसीजन मेकिंग में पहले एक आता है इफ, ओके, एक इफ होता है और एक होता है इफ एंड एल्स। दोनों में डिफरेंस कैसे दोगे? इफ क्या देता है आपको? इफ देता है कि इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू देन ब्लॉक कोड विल एग्जीक्यूट, ब्लॉक कोड विल एग्जीक्यूट, ऐसे लिखोगे। इसका मीनिंग क्या होगा कि अगर कंडीशन ट्रू हुआ, ओके, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तब उस ब्लॉक का कोड रन करेगा। मतलब एग्जाम्पल में कैसे दोगे, मान लो कोई वेरिएबल है इंटीजर i इक्वल टू 10, ओके, इफ i इज लेस देन मान लो 20 मैंने कंडीशन दिया, अगर ये कंडीशन ट्रू है तभी इसका आउटपुट आएगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं आएगा। मतलब इसके अंदर तभी जाएगा अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो। इसका सिंटेक्स ऐसे रहेगा कि इफ में जो ब्रैकेट के अंदर आता है ये आपका कंडीशंस होता है, यहाँ पे ऐसा ये कंडीशंस होता है। इसके अंदर जो रहेगा ये आपका ब्लॉक स्टेटमेंट बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? ब्लॉक स्टेटमेंट। इसे वर्डिंग याद रखो, लिखने के लिए इजी रहेगा। ब्लॉक स्टेटमेंट क्यों बोलोगे कि ये ब्लॉक के अंदर होता है, ठीक है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया लाइक प्रिंट एफ दिस इज लेस देन 10, कुछ भी मैसेज दे दो, इसके रिलेटेड कुछ भी मैसेज पास करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे वैल्यू अगर 10 से कम है तो आपका आउटपुट आएगा, सॉरी 20 से कम है तो आउटपुट आएगा, अगर नहीं हुआ तो आउटपुट नहीं आएगा। मतलब इफ क्या दिखाया है आपको? इफ दिखाया है कि अगर कंडीशन ट्रू रहेगा तभी आउटपुट आएगा। उसी का इफ इल्स में क्या होता है? इसमें दोनों होता है। इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू देन इफ ब्लॉक विल रन, इफ ब्लॉक विल रन, अदरवाइज एल्स ब्लॉक विल रन। सिंपल से लाइन में मतलब अगर आपका इफ कंडीशन ट्रू हुआ तो रन होगा, अगर इफ कंडीशन फॉल्स हुआ तो भी रन होगा। इसलिए इसमें क्या आता है सिंटेक्स में? इफ आएगा एंड यहाँ पे कंडीशंस आता है, जो भी कंडीशंस हुआ वही सेम कंडीशन ले लो। मैंने i ग्रेटर देन 10 किया मान लो, तो एक यहाँ पे कोड आएगा और एक यहाँ पे दे सकते हो एल्स, ऐसे। तो इसमें तो दो चीज़ हुआ, एक कंडीशन ट्रू का पार्ट हो गया, एक कंडीशन फॉल्स का पार्ट हुआ। अगर कंडीशन ट्रू हुआ एक कब रन होगा? इफ कंडीशन इज ट्रू, इफ कंडीशन इज ट्रू। तो अगर इतना इस कोड का स्ट्रक्चर भी बना के दिखा दोगे ना डेफिनेशन में, तो बहुत बड़ी चीज़ है ये। इफ कंडीशन इज फॉल्स, सिंपल सा। ओके, सो इफ इल्स में क्या होगा? इफ इल्स में आपको कोड का स्ट्रक्चर बताना है और वो कब रन होगा वो बताना है, बस सिंपल सा। जिसके अंदर कंडीशन कुछ भी हो सकता है, इक्वल टू ग्रेटर देन लेस देन जैसा रिक्वायरमेंट रहेगा। और एक यहाँ पे देखो इफ इल्स में इफ और एल्स, ठीक है, ये दोनों क्लियर है। इफ इल्स कैसे लिखना है? अगर इफ इल्स आया तो आपको इफ इल्स, किसी को कुछ डाउट अगर तुरंत बोलना, ठीक है।
नेक्स्ट है तुम्हारा स्विच स्टेटमेंट। देखो स्विच कब आता है, अभी इफ क्या किया, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो आउटपुट आएगा। इफ इल्स क्या किया, इफ ट्रू अदरवाइज फॉल्स तो नहीं आएगा। स्विच क्या करता है, आपके पास मल्टीपल कंडीशन है, जो कंडीशन ट्रू होगा खाली उसी का आउटपुट आएगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुआ तो भी एक आउटपुट आएगा। वो ये काम करता है स्विच स्टेटमेंट। तो इसमें कैसा होता है, अगर समझोगे थोड़ा ध्यान दो, थोड़ा स्ट्रक्चर इसका अलग है स्विच केस में। स्विच में इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू आती है। यहाँ पे मान लो मैंने आई दे दिया, अब आई का वैल्यू एग्जाम्पल ले लो, आई इक्वल टू यहाँ पे मान लो 3 है, एग्जाम्पल आई इक्वल टू 3 है। तो स्विच के अंदर इसमें वैल्यू आएगा आई, उसके बाद अब इसमें क्या दोगे, इसमें दोगे केस, लाइक केस 1 ऐसा, और यहाँ पे आएगा ब्रेक, ध्यान देना। तो इसका एक ब्लॉक बनेगा ये, उसके बाद केस 2 कॉलन फिर ब्रेक, इसका दूसरा ब्लॉक बना। तो ऐसे जितने ब्लॉक चाहोगे उतने ब्लॉक बना सकते हो। ये हुआ आपका ब्रेक। और इसके अंदर कोड, यहाँ पे देखो कॉलन है, यहाँ पे सेमी कॉलन है, इसके अंदर आपका कोड आएगा। जैसे मान लो प्रिंट एफ एग्जाम्पल दे दो, यहाँ पे प्रिंट कर रहे हो 1 करके, ओके, और 2 के अंदर प्रिंट होगा मान लो 2 करके, ओके, यहाँ पे क्या हुआ प्रिंट करके 3 करके। तो इसमें ऐसे आता है, जो वैल्यू यहाँ पे जिस टाइप का रहेगा, तो केस 1 वो वैल्यू ब्रेक, केस 2 वैल्यू, केस 3 वैल्यू, हर केस के बाद एक ब्रेक लगेगा। तो जहाँ पे ब्रेक लगता है, मान लो ये मैंने एग्जाम्पल मैंने 1 पास किया, तो जैसे ही चालू होगा इसको केस 1 मिला तो यहाँ पे प्रिंट करेगा, ब्रेक यहाँ पे स्टॉप करेगा, कर्सर यहाँ से बाहर आता है, ओके। और इसी में एक लास्ट होता है डिफ़ॉल्ट करके। डिफ़ॉल्ट क्या करेगा, जब एक भी वैल्यू मैच नहीं करेगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ए रन होगा। यहाँ पे मैसेज देते हैं लाइक नॉट मैच करके, एग्जाम्पल नॉट मैच्ड। तो इसमें कैसा अब डिफाइन करोगे, इसको डिफाइन कैसे करोगे, स्विच केस विल एक्सेप्ट अ वैल्यू एंड एग्जीक्यूट मैचेस केसेस। जो केस मैच होगा वो उस केस को एग्जीक्यूट करेगा। इफ एंड ब्रेक, इसमें देखो और एक नया चीज क्या है, ब्रेक है। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक स्टेटमेंट विल स्टॉप द स्विच एग्जीक्यूशन, ठीक है। मतलब वो क्या करेगा, जो आपका स्विच केस एग्जीक्यूट हो रहा है उसको स्टॉप करेगा। जहाँ पे उसको ब्रेक मिल गया, जिस कंडीशन में मैच किया वो ब्रेक उसके लिए काम करेगा। तो अगर यहाँ पे मैच किया तभी ब्रेक एग्जीक्यूट होगा। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 3 दिया, तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे 3 आया, नीचे आया, केस किया 3 है नहीं है, आगे जाएगा, ये 3 है नहीं है, आगे जाएगा, ये 3 है, हाँ 3 है, तो ये एग्जीक्यूट करेगा, इसको स्टॉप कर देगा। तो इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर दो कि कैसे काम कर रहा है, ओके। एंड डिफॉल्ट क्या करता है यहाँ पे, if any case will not match, then default will execute, ठीक है। इसको ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, मतलब इसको प्रॉपर तरीके से इसका स्ट्रक्चर दो और ये कैसे काम कर रहा है वो बता दो, बस ये आपका स्विच केस में आएगा, ठीक है। क्लियर है कुछ है क्या काम कर रहा है। देखो इसमें अगर डाउट भी आएगा ना, तो इसका हम लोग जो वीडियो बनाए थे तो एक बार जाके रिवाइज कर लो वहाँ पे कि कैसे काम कर रहा है, रियल एग्जांपल देख लो वहाँ पे, तो उससे क्या होगा कि वो इजी रहेगा समझने के लिए, ओके। मतलब यहाँ पे देखो कोड अगर रिवाइज कर लोगे तो और वेल एंड गुड रहेगा वो। हेलो भाई, यहाँ पे देखो टोपियल में आपका स्वागत है। मैं आपको क्लियर, हम लोग पुराना वाला चालू किया मैंने, 1 मिनट रुको। इसमें एटलीस्ट जाके ना जितने भी ये ऑपरेटर हो गया है, तो जिसमें इसमें डाउट आ रहा है एक जाके रियल एग्जांपल भी देख लो यहाँ पे कि कैसे काम कर रहे हो। जैसे यहाँ पे देखो अभी
ये फिर से पूरा देख लो, इसमें स्विच केस भी देखो है। देखिए वीडियो देखोगे तो थोड़ा थोड़ा तो आपका कवर हो जाएगा। इसके आगे देखो गो टू स्टेटमेंट भी यहाँ पे हुआ था, ये लूप्स भी है। तो इसके साथ साथ अगर यहाँ पे रियल एग्जाम्पल भी देख लोगे तो इसके लिए ईजी रहेगा फिर। ओके, एंड नेक्स्ट देखो एक है गो टू स्टेटमेंट। गो टू स्टेटमेंट कौन बताएगा? ये हुआ है, ये भी अपना टॉपिक हुआ है गो टू स्टेटमेंट। कोई बताओ इसको याद हो? गो स्टेटमेंट शायद जंप कराने के लिए होता है, बीच का अगर कोई प्रिंट नहीं करना है। मतलब अगर मान लो आपने कोई कोड बनाया, ओके, और उसको एक लेबल दे दिए हो। जैसे मान लो इसमें लेबल ऐसे देती है, लाइक एग्जाम्पल लो test1 एक लेबल हो गया, इसके नीचे आप कोड डाल दो जो भी कोड डालना है। ओके, फिर test2 एक केस हो गया, इसके अंदर कुछ कोड डाल दो। आपका कर्सर कहीं भी रहे, अगर आपने बोल दिया कि नहीं गो टू test2 तो इसके नीचे कुछ भी कोड रहे उससे मतलब नहीं है, कर्सर डायरेक्टली यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ जाएगा। तो गो टू स्टेटमेंट क्या बोलोगे? गो टू स्टेटमेंट इज यूज टू जंप टू द कोड, ऐसे बोल सकते हो। सो सिंपल स्टेटमेंट जंप टू द कोड, ठीक है। बस का यूज यही है, जहाँ पे कॉल करोगे गो टू उसका नाम दोगे और इसको लेबल बोलते हैं। test1 लेबल, test2 लेबल, नीचे कुछ भी कोड रहे, जो भी कोड आपको लिखना है लिखो, बट जिसमें मैच करेगा वो एक test3 है, जिसमें मैच करेगा वो डायरेक्टली वहाँ पे जंप करेगा। इसका कोड का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अगर हम लोगों ने कोड किया भी होगा इसका तो फाइंड करो, रुको इसमें गो टू पूरा कोड दिखाएंगे, अभी बना के बताएंगे तभी समझ में आएगा। बस हाँ जानते बता हैं रहा क्या बता होता रहा। ये देखो एक कोड इधर है, देखो ये रहा कोड, देखो ये कोड हुआ था, देखो गो टू वाला। ये प्रिंट एफ है, हम लोग का एज 19 है। यहाँ पे कंडीशन क्या दिया है? एज इफ लेस देन 20 देन गो टू लेवल 1। तो देखो ये वाला प्रिंट नहीं होता है, डायरेक्टली ये प्रिंट होगा। तो लाइन 1 प्रिंट होगा, उसके बाद डायरेक्टली 6 7 प्रिंट होगा यहाँ पे। इसको एक बार मैं रन करके दिखाता हूँ उनको, तो क्लिक हो जाएगा ये। CD GCC go-to.c a.exe। देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हुआ? दिस इज 1 लाइन, ए प्रिंट हुआ। नाउ दिस इज 6 7। देखो ये लाइन स्किप किया है, बैकग्राउंड नॉइज आ रहा है किसी का, तो बंद करो। तो इसका है, हाँ देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक मिनट, हाँ दिस इज लाइन 1। देखो यहाँ पहले ये मैसेज प्रिंट हुआ, ये बीच में कंडीशन है एज लेस देन 20, मतलब कुछ तो कंडीशन दोगे तभी काम करेगा। अगर 20 से कम है, हाँ कम है, तो कोड देखो कैसा है, गो टू लेवल 1। तो लेवल 1 देखो यहाँ बना के रखा हुआ है, तो उसको कर्सर यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे जंप करना था कि ये मुझे प्रिंट नहीं करना है। इन केस कुछ ऐसा कुछ कंडीशन हुआ तो यहाँ पे देखो कोड कैसे लिखा है। यहाँ पे एक लेवल बनाओगे, कोलन दोगे, यहाँ पे गो टू लेवल कॉल करोगे, डायरेक्टली कॉल कर देगा फिर। तो यहाँ पे जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ ये वही है। तो गो टू में कैसा होगा, जहाँ से कॉल करोगे गो टू उसका नाम आएगा, फिर लेवल 1 लेवल 2 जो भी रहेगा वो कॉल करेगा। अगर मान लो यहाँ पे तुम्हारा दूसरा लेवल भी है, एग्जाम्पल यहाँ दूसरा लेवल भी है, लेवल 2, यहाँ पे मान लो 8 है, ये आपका 9 है, ओके। और इसको अगर बिल्ड करके ये .exe करोगे, और मैं यहाँ से इसको 2 कॉल करता हूँ, इसको वापस बिल्ड करना पड़ेगा मुझे, a.exe। तो उस केस में देखो, एक मिनट सेव नहीं हुआ, इसको वापस से करो, GCC go-to.c, ओके, a.exe। ये 6.7 क्यों आ रहा है बार बार? go-to.c
167 लेवल 2 कॉल किए हो यहाँ पे ना, तो आपको 89 आना चाहिए। दिस इज लाइन 1, दिस इज लाइन 2, दिस इज लाइन 6। 1 सेकेंड, मैं ये एफ फोल्डर है, मैं कहाँ पे हूँ, डी में हूँ। ठीक है, सी डी गिटहब, सी डी बगस्टॉपियर, सी डी सी। ठीक है, अब आएगा। नाउ go gcc go to .c/a.exe। ठीक है, तो यहाँ पे कैसे आया, 189 आया, तो आपका ये लाइन प्रिंट हुआ, डायरेक्टली ये लाइन प्रिंट हुआ। अगर मतलब इन शॉर्ट अगर यहाँ पे लेवल 1 भी होता एग्जाम्पल, तो भी आपका आउटपुट वही आता जो आपके यहाँ पे गोटू हो रहा है। ठीक है, तो गोटू का मतलब ये समझ जाओ कि आप डायरेक्टली कोड को जंप करा सकते हो। तो यहाँ पे डायरेक्टली कोड यहाँ से डायरेक्टली यहाँ पे जंप हुआ है। ठीक है, इसलिए सर हम कमेंट का यूज कर सकते हैं। कौन सा, जो हमने अभी कोड बनाया है इसके लिए इसको कमेंट का भी यूज करके भी कर सकते हैं। बट कोड कमेंट करना पड़ेगा ना। अगर मान लो कुछ ऐसा केस हुआ तो अब क्या हुआ मालूम है, अगर कंडीशन ट्रू हुआ तो यहाँ से आउटपुट आएगा, नहीं तो यहाँ से आउटपुट आएगा। मतलब इस केस में आप कमेंट नहीं कर सकते, राइट। इस केस में मुझे कोड रखना ही पड़ेगा, कंडीशन की बेसिस पे आपका कोड चलेगा। समझे? तो कोड कमेंट करने की बात नहीं, यहाँ पे कोड ये है कि आप कोड को जंप करा रहे हो और उसको स्किप कर रहे हो, इसका मीनिंग यहाँ पे ये है। इस केस में अगर देखो आउटपुट ये आएगा, अगर मान लो वैल्यू मैं यहाँ पे चेंज कर दिया 25 कर दिया, उस केस में देखो आउटपुट आपको दूसरा आएगा a.exe। तो देखो सब आ रहे हैं 1 2 3 4 5 and 8 9। ठीक है, तो ये रहा आपका जंपिंग। नेक्स्ट है लूपिंग। लूपिंग में वाइल लूप, डू वाइल, फॉर लूप, ये तीनों का मतलब समझो कैसा रहेगा। पहले तो फास्ट चलेंगे, इसमें टाइम ज़्यादा लेंगे नहीं। देखो वाइल लूप क्या है, पहले लूप क्या यूज किया था वो बताओगे। तो लूप आप क्या बोलोगे, जो भी काम आपको एक से ज़्यादा बार करना है और सेम करना है, रिपीट करना है बार बार, वो फंक्शनलिटी को रिपीट करना है, तो आप लूप यूज करोगे। तो यहाँ पे बोल सकते हो लूप इज यूज फॉर रिपीटिंग द टास्क, ऐसे बोल सकते हो। ओके, उसके लिए अपने पास क्या क्या है, वाइल लूप है, डू वाइल है और फॉर लूप है। इतने सारे आपके पास लूपिंग है। वाइल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, वाइल में सिंपल खाली क्या आएगा, वाइल जो भी कंडीशन दोगे, ओके, कंडीशन जब तक आपका ट्रू है तब तक लूप चलेगा, बस। कंडीशन जब तक ट्रू है तब तक लूप चलेगा, जहाँ पे कंडीशन फेल हुआ लूप के बाहर आ जाएगा। तो ये आपका वाइल लूप है। दूसरा है डू वाइल। डू वाइल में क्या करता है, पहले वो अपना काम करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करता है। यहाँ पे कंडीशन आता है ऐसे, इसका सेंटेंस ऐसे होता है, ये आपको यहाँ पे ऐसे आएगा। तो डू में कैसा होगा, पहले उसका अपना टास्क परफॉर्म करेगा, जो भी यहाँ पे टास्क रहेगा, ये टास्क उसका कंप्लीट हुआ तब आपका कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू है तो वापस वो टास्क करेगा, तो वैसे बाहर निकल जाएगा। ओके, सो इसमें डिफरेंस भी आता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल। तो डिफरेंस आप ये भी बोल सकते हो कि वाइल लूप में जब तक कंडीशन ट्रू नहीं आएगा आपका एग्जीक्यूट होगा नहीं, बट इसमें एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है वो। ओके, तो इस केस में आप क्या करो, कोड सा एक वाइल लूप का सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाओ, उसको एक्सप्लेन कर दो। ये आपका कंडीशन का पार्ट है, ये आपका ब्लॉक का पार्ट है। जब कंडीशन ट्रू होगा तो ये आपका ब्लॉक का पार्ट एग्जीक्यूट होगा। सेम डू वाइल में ये आपका फर्स्ट डू करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हुआ तो वापस वो डू करेगा, मतलब वापस वो टास्क करेगा अपना वो। ओके, अगर कोड देखने चलते हैं यहाँ पे,
वाइल लूप का कोड किधर है? ये तो बहुत बड़ा कोड है, ये देखो वाइल लूप। सो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया था वो कोड देख लेते हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू बताया था यहाँ पे। ओके 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 ओके, यहाँ पे खाली कोड एक्सप्लेन किया था, ठीक है। यहाँ पे भी सेम बताया था और कुछ कहीं है कोड, यहाँ पे देख लो। देखो डू वाइल कैसे बताया यहाँ पे प्लीज इंटर द नंबर है, जो नंबर इंटर करोगे ये नंबर यहाँ पे आएगा, ओके। और यहाँ पे हम लोग को चेक क्या करना है, अब कुछ तो ओरिजिनल नंबर चेक करना था जो भी था। तो यहाँ पे इसने क्या किया, जो नंबर इंटर हुआ उस नंबर को पहले यहाँ 10 से डिवाइड करके जो भी टास्क किया, यहाँ पे टास्क में से ध्यान मत दो, यहाँ पे जो भी टास्क हुआ तो पहले वो टास्क किया, अपना काम किया, काम करने के बाद फिर चेक करता है कि नंबर 0 हुआ है कि नहीं। नंबर नॉट इक्वल टू 0, 0 नहीं है, वापस वो काम करे। मतलब वो पहले काम करता है उसके बाद वो कंडीशन चेक करता है। और उसी केस में जो वाइल लूप है, वाइल लूप पहले चेक करता है उसके बाद काम करता है। तो मतलब जो डिफरेंस लिखोगे वाइल लूप में, तो वाइल लूप यहाँ पे बोलो, इन वाइल लूप फर्स्ट चेक द कंडीशन, ओके, देन परफॉर्म द टास्क, ओके, देन परफॉर्म द टास्क। सिंपल सी बात इन वाइल लूप में। तो वाइल लूप में क्या होगा, फर्स्ट चेक द कंडीशन देन परफॉर्म द टास्क। इन डू वाइल फर्स्ट परफॉर्म द टास्क, ओके, देन चेक द कंडीशन, if condition is true then repeat the task, if condition is true then repeat the task। दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एंड फॉर लूप में क्या होगा, फॉर लूप कैसा होता है, फॉर लूप में 3 पार्ट होता है ऐसे। तो यहाँ पे आपका वैल्यू सेट होगा, यहाँ पे आपका कंडीशन आएगा, यहाँ पे आपका इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आता है ऐसा, उसके बाद आपका कंडीशन आता है। ये का स्ट्रक्चर है। तो अगर कोड लिखने जाओगे तो फॉर लूप में कैसे आएगा, जैसे इंटीजर i इक्वल टू 0, तो यहाँ पे आपका वैल्यू सेट हुआ। यहाँ पे दूसरा कंडीशन कि i जब तक आपका 10 से कम है, तीसरा आपका i प्लस होते रहेगा, ये ऐसे चलता है। तो इसमें जो कोड लिखोगे फॉर लूप के अंदर वो ऐसे काम करेगा आपका। जब तक आपका फॉर लूप चलेगा वैल्यू आपका इनिशियलाइज 0 होगा, ये लेस पहले, मतलब इसमें पहला स्टेप क्या है, स्टेप वन इसमें होता है इनिशियलाइज द वैल्यू, स्टेप 2 क्या होता है इसके अंदर, स्टेप 2 होगा चेक द कंडीशंस, ओके। स्टेप 3 if condition is true then perform the task and go to step 4। and step 4 में क्या है, step 4 में increment the value and go to step 2। देखो ये एक दूसरे से घूम रहा है, ध्यान देना। तो पहले क्या हुआ, पहला स्टेप इनिशियलाइज हुआ, दूसरा चेक द कंडीशन हुआ, कंडीशन चेक किया, कंडीशन अगर सही हुआ तो इफ कंडीशन इज ट्रू देन परफॉर्म द टास्क। ये आपका टास्क वाला पार्ट है, तो जैसे ही कंडीशन ट्रू हुआ परफॉर्म द टास्क एंड गो टू स्टेप नंबर 4, मतलब वो यहाँ पे गया i प्लस पे। तो अगर i इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट होगा तो होने के बाद ये वापस यहाँ पे आता है 2 वाले में, चेक द कंडीशन। फिर कंडीशन ट्रू हुआ तो वापस करेगा, अगर फॉल्स होगा तो क्या होगा, बाहर जाएगा। इफ कंडीशन इज फॉल्स देन एग्जिस्ट, ठीक है। ये ऐसे काम करता है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि जो स्टेप 1 है वो आपका इंटीजर i इक्वल टू 0 है। अगर इस तरीके से कोड एक्सप्लेन करोगे ना तो देखो देखने में छोटा है लेकिन इसमें आप पूरा कोड कवर हो जा रहा है यहाँ पे, ओके। और ये आपका i प्लस है, ये पार्ट है। इसके अंदर आपका टास्क वाला पार्ट है और एग्जिस्ट वाला, टास्क वाला पार्ट भी है और एग्जिस्ट वाला पार्ट है, ऐसे।
ये देखो पूरा एक लूप बन गया यहाँ पे कि पहले ये चेक हुआ, बाद में ये चेक हुआ, अदरवाइज इधर आएगा, अगर सही है तो वापिस यहाँ पे जाएगा, फिर चेक करेगा, फिर से घूमेगा, अदरवाइज यहाँ से बाहर निकल जाता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है लूपिंग का, वाइल लूप कैसे काम करता है, डू वाइल कैसे काम करता है, फॉर लूप कैसे काम करता है, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर इस पूरा है। तो इस तरीके से एक्सप्लेन करोगे तो अच्छे से इसका एग्जाम्पल आ जाएगा। और हर टास्क, हर लूपिंग में ये ट्राई करो कि एटलीस्ट अगर स्ट्रक्चर बता रहे हो तो उसके ऊपर एक कोड दे के जाओ, छोटा सा कोड, बट कोड दे के जाओ। जैसे फॉर लूप है तो 1 से लेकर 10 तक नंबर ही प्रिंट कर दो, ठीक है। वाइल लूप, डू वाइल है तो इसमें भी 1 से 10 तक नंबर प्रिंट कर दो, बट कोड दे के जाओ। तो उससे क्या होगा, आपके स्ट्रक्चर के साथ साथ, डेफिनेशन के साथ साथ एक एग्जाम्पल भी हो जाएगा, फिर ऊपरा आपका जो भी क्वेश्चन उसको कवर कर लेगा उसके अंदर। ठीक है, किसी कुछ डाउट है वाइल लूप, डू वाइल, फॉर लूप कैसे काम कर रहा है? अगर डाउट है तो एटलीस्ट एक जो एग्जांपल वीडियो का देख लो, उससे क्लियर होगा। खाली अभी खाली स्ट्रक्चर समझ के लो, मेन वो है। ठीक है, आकाश, रतन, गोपी, यस नो, कुछ डाउट है तो बोलो, आगे कंटिन्यू करो। डाउट नहीं। चलो ठीक है, तो ये रहा आपका स्ट्रक्चर। ओके, देखो ब्रेक एंड कंटिन्यू ये बाकी है, ये देख लो एक बार। ब्रेक में वाइल लूप में दिखा देता हूँ एक बार। एक होता है ब्रेक, एक होता है कंटिन्यू। ठीक है, ब्रेक यूज करते हैं स्टॉप करने के लिए, ब्रेक स्टॉप करने के लिए। ब्रेक इज यूज फॉर स्टॉप द लूप। ओके, एंड कंटिन्यू यूज करते हैं, कंटिन्यू यूज फॉर स्कीप द लूप। ठीक है, इसका एग्जांपल दिखाता हूँ मैं कैसे रहेगा। जैसे मान लो मैंने एक फॉर लूप बनाया, ओके, एंड इसके अंदर जो वैल्यू है i < 10, मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ कि प्रिंट एफ, मैं यहाँ पे प्रिंट कर रहा हूँ i को खाली। ओके, उस केस में क्या होगा, आपका 1 से लेकर 10 तक वैल्यू प्रिंट होगा, यहाँ पे 9 तो प्रिंट होगा क्योंकि यहाँ पे i < 10 ही है। 1 से लेकर 10 तक प्रिंट होगा। और उधर ही मैंने अगर यहाँ पे ये डाल दिया कि लाइक इफ i की वैल्यू जैसे ही 5 होता है, ओके, उसको क्या कर दो, उसको ब्रेक कर दो। तो क्या करेगा, जैसे ही i 5 होगा आपका 4 तक प्रिंट होगा, तो जैसे ही 5 होगा 5 होगा, ये ब्रेक होगा, फॉर लूप आपका बंद हो जाएगा। उस केस में आपका जो आउटपुट आएगा वो इतना ही आएगा, बस इतना ही आएगा आउटपुट, क्योंकि इसमें आपने क्या यूज कर दिया है, इसमें आपने ब्रेक यूज किया है। ओके, अगर इसी ब्रेक की जगह मैं कंटिन्यू यूज करता हूँ, ध्यान दो, अगर इसी के बेस की जगह अगर मैं कंटिन्यू यूज करता हूँ, उस केस में जो इसका आउटपुट आएगा, उस केस में उसका आउटपुट ऐसे आएगा 1 2 3 4 6 7 8 ऐसे आएगा। वहाँ पे जो 5 है वो आपका स्किप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जो 5 है, 5 आपका स्किप हुआ है। क्यों स्किप हुआ है, आपने कंटिन्यू यूज किया। तो उस केस में जैसे कंटिन्यू यूज करोगे, जहाँ पे कंटिन्यू मिलेगा, कर्सर वहाँ से स्किप करके यहाँ पे आ जाएगा, उसको नीचे कर्सर जाएगा नहीं, यहाँ से ऊपर चले जाएगा। ठीक है, ये दोनों डिफरेंस है। ब्रेक क्या करता है, ब्रेक आपका फॉर लूप को स्टॉप करेगा, एंड कंटिन्यू यूज फॉर स्किप द लूप, आपको लूप को स्किप करता है। ठीक है, ये रहा आपका ब्रेक एंड कंटिन्यू, सिंपल है। देखो आपका जो आंसर है उस वर्ड के अंदर ही छुपा रहेगा, अगर उसको समझ लोगे तो अब इससे उसका कोड बना सकते हो कि ब्रेक का मीनिंग क्या है, कंटिन्यू की मीनिंग क्या है। ओके, अब ध्यान दोगे तो ब्रेक आपका यहाँ भी यूज हुआ था स्विच केस में। स्विच केस में ब्रेक क्या काम किया था, जैसे ही ये कंडीशन आपका ये हुआ, ब्रेक हुआ, कर्सर यहाँ से बाहर हुआ था, तो ब्रेक का काम ही वही है, चाहे स्विच केस में हो, वाइल लूप में हो, डू वाइल में हो, फॉर लूप में हो, कहीं भी हो, ब्रेक का काम है ब्रेक, मतलब उसको स्टॉप कर देगा वहाँ पे। ओके, अगर एग्जाम्पल एक दिखा दो तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा। रुको, इसमें ना लो, कंटिन्यू कोड कहाँ पे अपने पास है, चलो ये कौन सा है, ब्रेक एंड कंटिन्यू 1.c, चलो ये ओपन करते हैं। GCC ब्रेक एंड कंटिन्यू 1.c। ठीक है, इसके अंदर क्या है, मैंने ब्रेक यहाँ पे दिया कि इफ़ i = 5, मैं वही सेम कोड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ब्रेक कर दिया,
यहाँ पे मैं ये सेमीकोलन लेस देन निकाल देता हूँ और इसको बिल्ड करता हूँ। a.exe किया, देखो आउटपुट कितना आया 1 2 3 4। अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू यूज करूँगा, कंटिन्यू यूज करता हूँ, तो उस केस में क्या आएगा, उस केस में आपका a.exe 1 2 3 4 5 नहीं आया, 6 7 8 9 आया। तो यही आउटपुट आया जो यहाँ पे आया था। अच्छा, यहाँ 9 भी आएगा, ठीक है। तो 1 2 3 यहाँ पे 5 स्किप हुआ, 6 7 8 9, ये आपको 1 2 3 4 आया। अगर कुछ भी नहीं यूज करोगे तो आपको पूरा आएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका, ऐसे वो ब्रेक एंड कंटिन्यू ऐसे काम करता है। फिर यहाँ पे चलो न्यू टॉपिक में चलते हैं। नेक्स्ट है आपका एरे। देखो अभी एरे का यूज क्यों करेंगे, पहले वो देखेंगे और फिर एरे का स्ट्रक्चर क्या वो समझेंगे और ये कैसे काम करता है। ये 2-3 चीज़ें माइंड में लेके चलो, ये आराम से आपका हो जाएगा। तो पहले काम कर लो, एरे का यूज क्या है वो देखते हैं, ठीक है। अगर मान लो सिंपल से एग्जांपल ले लो, अगर आपको 1-2 वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो आराम से डिक्लेयर कर लोगे। वही आपको 100 वेरिएबल 50 वेरिएबल 1000 में भी डिक्लेयर करना है तो उस टाइम आप डिक्लेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो एरे का यूज वही होता है कि अगर एट ए टाइम पे मुझे मोर देन 1 वैल्यू स्टोर करना है तो उस केस में आप एरे यूज करोगे। तो यहाँ पे बोल सकते हो एरे इज यूज फॉर स्टोर दी मोर देन 1 वैल्यू, ओके। इसका हम यूज कब करेंगे, जब भी आपको मोर देन 1 वैल्यू स्टोर करना रहेगा उस टाइम आपका एरे का यूज करोगे, ओके। अब एरे का स्ट्रक्चर कैसे होता है, चाहिए अच्छा ये रहेगा कि अगर आप थोड़ा सा बुक में डिजाइन बना के दिखा दोगे तो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे ऐसे बना दो एंड यहाँ पे थोड़ा ऐसे बॉक्सेस दिखा दो उसमें, और इसमें एक नंबरिंग दिखा दो, ओके। और इसमें जो भी आपका नंबर है यहाँ पे 1 मान लो 10 है, आपका 20 है, ओके। ये 30 हुआ, थोड़ा इसको मोटा करता हूँ, 30 हुआ, ये आपका 40 हुआ, 50 हुआ, ये आपका 60 है मान लो, ये आपका 70 है। ये जो वैल्यू है, ये वाला पार्ट ये आपका वैल्यू है, ठीक है। और इसके अंदर जो यहाँ पे आता है 0 1 2 3 3 ये 4, ये आपका जो वैल्यू है इसको बोलते हैं इंडेक्स, ठीक है। तो इसमें ये ध्यान दो कि जो वैल्यू आपका स्टार्ट होगा इसके अंदर, ये आपका वैल्यू ऐसे होता है 10 20 30 40 एंड 50। मान लो वैल्यू है जो इसका इंडेक्सिंग नंबर है, इसका ऐसे होगा। तो इंडेक्सिंग नंबर हमेशा आपका स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से, ठीक है। तो वैल्यू इसमें स्टोर करने के लिए कैसे बोलते हैं कि इंटीजर आई स्क्वायर ब्रैकेट मान लो 5 है। तो ये क्या हुआ, आपका एरे डिक्लेयर हुआ। ये क्या हुआ, आपका एरे डिक्लेयर हुआ। अगर जहाँ पे आई वेरिएबल के सामने एक सिंगल स्क्वायर ब्रैकेट है तो उसको क्या बोलोगे, ये आपका 1 डायमेंशन है, 1D है, 1 डायमेंशन मीन्स 1D। वही आपका इंटीजर आई 2 बार है, जो भी साइज दो यहाँ पे 2 बार है, उसको क्या बोलोगे, ये आपका 2 डायमेंशन है, ओके। ये आपका 2 डायमेंशन है, जिसको 2D बोल सकते हो। इसके ज़्यादा कुछ भी हुआ, चाहे 3 हो 4 हो 5 कुछ भी हो, वो किस में कंसिडर होता है, वो मल्टी डायमेंशन कंसिडर होता है, ओके। ये आपका क्या रहेगा, मल्टी डायमेंशन। तो यहाँ पे जो दिया है कि 1 डायमेंशनल है, 2 डायमेंशनल है और मल्टी डायमेंशनल है, उसको इनिशियलाइज कैसे करते हैं, ये इसका तरीका है। इंटीजर आई इक्वल टू एक सिंगल ब्रैकेट दोगे तो 1 डायमेंशनल, 2 ब्रैकेट दोगे 2 डायमेंशनल, मोर देन 2 दोगे तो 3, चाहे वो 3 हो 4 हो 5 कितना भी हो, तो उसमें वो मल्टी डायमेंशनल में ही काउंट होगा, ठीक है। और 1 डायमेंशनल में अगर 5 दिए हो तो इसके अंदर जितना डेटा सेव होगा इसके अंदर, एक काम को इसको नीचे लेके आते हैं, देखो इसके अंदर कितना डेटा सेव होगा, इसके अंदर 5 रिकॉर्ड सेव होगा। कैसे, ये आपका आएगा 0 इंडेक्स है, 1 इंडेक्स है, 2 इंडेक्स है, 3 इंडेक्स, 4 इंडेक्स, तो इतने इंडेक्स इसके बनेंगे, ओके। तो यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो ये जो बॉक्स यहाँ से यहाँ तक देख रहे हो ये आपका इसका है, 5 का है, मतलब 1 2 3 4 5 बॉक्स है। वही अगर मैं 5 दिया, इसका मीनिंग ये होता है
इसका मीनिंग ये होगा कि ये 5 × 5 है। इसका मतलब इसमें 25 रिकॉर्ड्स आएंगे, इसमें 25 रिकॉर्ड्स आएंगे। मतलब अगर 2D में एरे डिक्लेयर करोगे उस केस में वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके वो साइज बनाता है। मतलब इसका जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगा, इसका इंडेक्सिंग ऐसे होता है, पहले 01, 01, 02, 03, 04 ऐसे होगा। उसके बाद इसमें एक और आएगा 00। तो देखो पहले क्या किया, ये 0 से चालू किया और इसका 5 लिया, उसके बाद ये 1 से चालू करेगा। ओके, उसके बाद इसका यहाँ पे आएगा 0, 1, 2, 2, 3, 4, फिर 2 का चालू करेगा। ओके, फिर 0, फिर यहाँ पे 1। तो समझो इसको, इसका इंडेक्सिंग तुमको लिखना कैसे है। फिर यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 एंड यहाँ पे 4। ऐसे ये जाएगा आपका 4 तक, 0, 1, 2, 4 तक जाएगा। 4 से 4 तक ये जो काउंटिंग होता है ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ऐसे पूरा आएगा। तो इसको ऐसे ऐसे करके ये 25 रिकॉर्ड बनाता है। यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे ये 25 रिकॉर्ड बनाता है। अगर वहीं पे ट्रिपल बॉक्स है, इसका मीनिंग ये होगा कि यहाँ पे जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगा 5 × 5 × 5 = 125। तो इसमें 125 रिकॉर्ड्स आएंगे। तो अगर आपको ये भी लिखना हुआ कि अगर मैं ऐसे बॉक्सेस दे रहा हूँ तो उसके अंदर कितना डेटा आएगा, तो आप ऐसे डिफाइन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हो, इसके अंदर इतने सारे डेटा आएंगे। ठीक है, तो इसको एक्सप्लेन करने का तरीका सिंपल क्या है, वापस से देख लो। एरे इज यूज्ड फॉर स्टोर मोर देन 1 वैल्यू। 1D, 2D, 3D आपका ऐसे बनेगा, 1 डायमेंशन के सिंगल बॉक्स, 2 डायमेंशन के ऐसे बॉक्स और 3 डायमेंशन के ऐसे बॉक्स आएगा। तो इसमें और क्या क्या तरीका है। नेक्स्ट दिया है कि वैल्यू इसमें सेट कैसे करोगे, इसको इनिशियलाइज कैसे करोगे, लास्ट वाला पॉइंट, इसको इनिशियलाइज कैसे करोगे। तो इसका तरीका ये है, देखो पहला तरीका ये है कि इंटीजर i = अगर मैंने मान लो 5 दे दिया, ऐसे करके इसमें वैल्यू सेट कर दो 10, 20, 30, 40, 50। तो ऐसे भी चलेगा, या आप ऐसे दे दो, डायरेक्टली ऐसे दे दो। ओके, तो इसमें वो साइज ले लेगा ऑटोमेटिक, जो भी आप वैल्यू दोगे उसका साइज ऑटोमेटिक ले लेगा, इसका ऑटोमेटिक फाइल ले लेगा। तो ये 2 तरीके हैं, या तो आप वैल्यू साइज दे के भी वैल्यू दे सकते हो, या साइज नहीं दोगे तो जो वैल्यू दोगी उसके हिसाब से वो साइज अपने आप ले लेता है वो। ये 2 तरीका है। तो इसमें जहाँ तक करो कि मैक्स टू मैक्स इसको एक्सप्लेन करूँगा, कितने सारे तरीके आपके पास है। ठीक है, ये है आपका 1D, 2D का डायमेंशनल। कुछ क्लियर हुआ, अरे कैसे लिखना है, कैसे काम करना है। और इसको अगर मान लो सिंगल वैल्यू से करना है, कि मान लो ये 10 है, 20 है, अगर सिंगल करना है तो ऐसे कर सकते हो कि i जो 0 है इसकी वैल्यू 10 है, ऐसे भी सेट कर सकते हो। i जो 1 है इसकी वैल्यू 20 है, i जो 2 है इसकी वैल्यू 30। तो ये सब तरीके हैं, ये सिंगल इंडिया सेट करने के लिए है, एक ग्रुप में सेट करने के लिए है। ये 2 तरीका है यहाँ पे। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा ही नहीं हो रहा है ना, डाउट हो रहा है तो बोलना, क्योंकि सब मिक्स हो रहा है अभी, क्योंकि सब साथ में चल रहा है अभी। चलो एक काम करो, आज के लिए इतना रखो, आपका 40 मिनट के ऊपर हो गया है, तो आगे से ये जाएगा। हम लोग को थोड़ा फास्ट लेके चलना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट में यूनिट 3 2-3 लेक्चर में कवर कर लेंगे इसको हम लोग। एग्जाम आपको टाइम है अभी ना, अगले हफ्ते ही है। ठीक है, हो जाएगा, तब तक हो जाएगा। इसमें कुछ डाउट हो तो लेके आओ। आपका यूनिट 1 यूनिट 2 ये कंप्लीट हुआ है।